हम इस अवाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं जनाब स्पीकर। कई मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर एनआरओ को जिक्र कर रहे हैं जनाब स्पीकर। ये सब एक दिस इज अ नोन फैक्ट कि उनको ये नोटोरियस रिलीफ ऑर्डर देने का इख्तियार नहीं है। उनको बताएं कौम को कि किसने उनसे एनआरओ मांगा, कब मांगा, रात को मांगा, दिन को मांगा, कौन गवाह था। गलत बयानी करना छोड़ दें, इल्ज़ाम तराशी करना छोड़ दें, भुगतान तराशी करना छोड़ दें और आए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ें। अगर वो उस तरफ जेन्युइनली कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूँ कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। इन 10 सालों में ये 2 पार्टी सिस्टम ने इन्होंने इस मुल्क को 24,000 अरब रुपए का मकरूज बना दिया। आज जो उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर खुदकश हमला किया, उसकी मुझे कम से कम ये तवक्को नहीं थी कि वो मुस्लिम लीग नून पे खुद ही हम खुदकश हमला करेंगे। गीदड़ भभकियां देने वाले इस बजट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये बजट अवाम के नुमाइंदे पास करेंगे, जिसका अवाम से कुछ लेना देना होगा, जिसका इस मुल्क के साथ कोई रिश्ता और ताल्लुक होगा, वो इस बजट के साथ खड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज तो ऐवान का माहौल बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आया। इजहार ख्याल भी हुआ और ऐसा तवील इजहार ख्याल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जानिब से कि सब कुछ लगता था कि आज ही कह देंगे। उसके जवाब में फिर हमने देखा कि वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब साहब ने भी काफ़ी तवील खिताब किया और इस तरह ऐवान में जो शोर शराबा होता था और ये देखा जाता था कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, कम अज़ कम वो हमने देखा कि आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने बजट को रद्द किया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि अवाम के अक्कास बजट को दोबारा हुकूमत पेश करे। कम अज़ कम जो मजदूर की तनख्वाह है उसे 20,000 किया जाए, 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए और तनख्वाहदार तबका जो कि 1 लाख रुपए माहवार कमाता है उसे टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। उमर अयूब साहब ने भी काफ़ी बातें कही अपने इजहार ख्याल में, लेकिन उन्होंने कहा हम तो मुंतज़िर हैं कि नून लीग जो है उसने सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया तो वो नज़रिया पाकिस्तान का है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी आपने देखा कि उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो बजट को बड़े आराम से पास करा लेंगे। गीदड़ जो भभकियां हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही ये बजट को पास होने से रोक सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कौम को मुबारकबाद भी दी कि शहबाज शरीफ साहब सेहतमंद हो गए हैं, क्योंकि 2.5 घंटे उन्होंने ऐवान में खड़े होकर तकरीर भी की है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि असेंबली में जो माहौल, जिस पर बारहा हमने अपनी नशिस्तें रखी, बहुत प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें हुई हैं, आज वो माहौल बेहतर नज़र आया है। इसकी वजह किसी किस्म का मीसाके मईशत है या फिर वो अपोजिशन की गीदड़ भभकियाँ जिसका कि जिक्र फिरदौस साहिबा ने किया। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। हमारे साथ तशरीफ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में कौमी असेंबली की मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, नौशीन हामिद साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन इस्लामाबाद स्टूडियोज़। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं रज़ा रूमी, लाहौर से हमारे साथ हैं, और निसार चीमा कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद में। नौशीन साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये जो असेंबली के माहौल में कम अज़ कम एक दूसरे की बात को ओवरलैप ना किया जाए, वो शोर शराबा ना हो और एक तरह से एक मुआहदा ही लगता है, ये मिसाके मईशत टाइप कोई मुआहदा हुआ है या फिर हुकूमत वाकई ऑपोजिशन के मुत्तहद होने से घबरा गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये जो आज आपने माहौल देखा है इसको पहले ही होना चाहिए था, मगर दर हकीकत ये माहौल जो है ये ऑपोजिशन की तरफ से क्रिएट किया गया था,
क्योंकि अगर आप पिछले पूरा जो ये 8-9 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो असेंबली में बोलने के लिए जो टाइम अगर आप देखें तो 40 आवर्स जो थे उसमें ऑपोजिशन मेंबरान बोले थे और 32 आवर्स जो हैं वो हुकूमती बेंच बोले थे। तो ये अगर आप इस रिकॉर्ड को देखें तो बड़ा साफ वाजे हो जाता है कि इनको पूरी तरह से बोलने का मौका दिया जाता रहा है, मगर होता ये रहा है कि ये लोग अपनी बात करके जिस वक्त हुकूमत का मौकिफ सुनने की बात आती थी या ये वॉकआउट कर जाते थे या ये शोर शराबा करते थे, जिसकी एक बड़ी वाजे मिसाल आपने बजट स्पीच में हमाद अजहर साहब की स्पीच के दौरान सुनी कि जिस किस्म का वहां पर एक माहौल को खराब किया गया और जो बगैर बजट सुने उसके ऊपर कमेंट्स और उसके ऊपर शोर शराबा मचाया गया। पहले बजट सुन तो लेते, फिर अगर इनको इतराजात होते तो बाद में करते। तो अब जिस वक्त पिछले 3-4 दिन से आपने देखा कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब को यह एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी पार्टी को और अपनी ऑपोजिशन को नहीं समझाऊंगा तो फिर हमें भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि गुज़िश्ता इन लोगों को बहुत आराम से बिलावल साहब 1-1 घंटे की तकरीर करते थे, शहबाज साहब 1-1 घंटे की तकरीर करते थे और सारे गवर्नमेंट बेंचेस बड़े तहम्मुल के साथ इसको सुना करते थे। तो मैं समझती हूँ कि उनको एहसास हो गया कि अगर इन्होंने इस माहौल को आगे चलाने में ना पार्टिसिपेट किया तो फिर इन लोगों को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो किसी किस्म का कोई मिसाक मईशत नहीं है और ना ही हुकूमत घबराई है इस ऑपोजिशन के मुत्तहद होने से, खुसूसन आपके बजट को ना पास करने की जो बातें वो कर रही है। नहीं, मैं समझती हूँ बजट हमारे पास बहुत सेफ नंबर्स हैं, हमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है। सिर्फ हम ये चाहते थे कि चूंकि बजट जो है वो एक कौमी इशू है और बहुत अहम इजलास है, तो इसके अंदर जो है वो हर किसी को अपना मौकिफ देने की मौका मिलना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट बेंचेस हो। बाकायदा कोई मुआहदा हुआ है, कुछ तय किया गया है कि एक साथ बैक वक्त नहीं बोलेंगे, नारेबाजी नहीं होगी? नहीं जी, ये बिल्कुल जिस वक्त ऑपोजिशन ने ये रियलाइज किया जब 3 दिन मुसलसल शहबाज शरीफ को साहब को बोलने का मौका नहीं मिला, तो उसके बाद फिर बेशक ऑपोजिशन के बेंचेस और हुकूमती लोग जो हैं वो बैठे हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद वो खुद इस चीज़ के ऊपर आए हैं कि ठीक है जी, अगर आप लोग हमारा खामोशी से सुनेंगे तो हम लोग भी जो पास्ट में जो रोल प्ले कर रहे थे, जो ऑपोजिशन एक वहाँ पर हर वक्त एक माहौल ख़राब करती थी, वो नहीं करेगी। तो बिल्कुल ये आपस में हुआ है, मगर इसके अंदर पीटीआई किसी किस्म के प्रेशर में नहीं थी, गवर्नमेंट को किसी किस्म का भी कोई प्रेशर नहीं है। रजा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर? क्योंकि आपको ये भी इल्म होगा कि गवर्नर इमरान इस्माइल साहब सिंध के जो गवर्नर हैं, उनकी मुलाकात फ़रोग नसीम के हमरा प्राइम मिनिस्टर से भी हुई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अनदर मिनिस्ट्री दिए जाने की भी इम्कान है और हैदराबाद और कराची के मेयर्स को पैकेजेस का भी ऐलान किया जाएगा बड़ी जल्द। तो आपको लगता है कि हुकूमत बहुत सुकून में है कि होती रहे ऑपोजिशन मुत्तहद, कहती रहे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, या फिर वो मौलाना साहब की सरबराही में जमा भी हो जाएं, नथिंग रियली हैपेंस? देखिए, प्रेशर तो बिल्कुल है, बजट आखिर पास करवाना है गवर्नमेंट ने, अगरचे कि भी उनकी अक्सरियत है, मगर जैसा आपने कहा कि एमक्यूएम और बीएनपी की तरफ से हालिया हफ्तों में इस तरह के इशारे आते रहे हैं कि वो और कंसेशन मांग रहे थे गवर्नमेंट से, और जो कि कुछ दी भी हैं। मिनिस्ट्री की बात आपने की जी, इसके अलावा जो है पैकेजेस की बात की, बीएनपी के मुतालबात को रिव्यू करने का भी कहा। आला जो हैं पार्टी के और गवर्नमेंट के ओहदेदार जो हैं, तो इसलिए बिल्कुल ये प्रेशर का मामला है। और दूसरी बात जो है कि आपको बजट तो पास करवाना है, तो अगर बजट पास नहीं होता तो ना सिर्फ वो एम्बेरसमेंट होगी, बल्कि वो पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि फिर एक क्राइसिस बन जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रजा। आई थिंक नाउ यू हैव रीच्ड आवर स्टूडियोज आल्सो। लेट मी जस्ट क्विकली टेक अ ब्रेक, क्योंकि निसार चीमा साहब भी स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं। ब्रेक के बाद आकर जरा इस पे तफसील से गुफ्तगू करते हैं कि फिर ये जो असेंबली में माहौल बेहतर नजर आ रहा है, जैसे नौशीन साहिबा कह रही है कि ऑपोजिशन ने ये रियलाइज किया, इसलिए जाहिर है वो जैसा करेंगे उसका जवाब उनको वैसा ही दिया गया है कि आज किसी ने भी ना शोर शराबा किया और एक दूसरे के इजहार ख्याल को इजहार ख्याल ही रहने दिया। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज की असेंबली का कुछ हम कहेंगे ज़रा साजगार माहौल नज़र आया, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कौन प्रेशर में ज़्यादा है, ऑपोजिशन या हुकूमत, क्योंकि बात हो रही है बजट पर और बजट पर ये बहस है। और ऑपोजिशन की ऑफ कोर्स
وہ باتیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بجٹ کو بلاک کر دیں گے، جس کو فردوس صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، جو عوام کے ریئل نمائندے ہیں وہ بڑی سکون سے اس بجٹ کو پاس کروا لیں گے۔ نثار چیمہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جاننا چاہوں گی یہ جو آج اسمبلی کے ماحول میں تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کی ریئلائزیشن ہے اس پارلیمانی اقدار کی، اس جمہوری اقدار کی، روایات کی، یا تھوڑا بہت پریشر آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن کی تشکیل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر نے اس کا اناؤنس بھی کیا تھا اپنے ایڈریس میں، ایٹ دا سیم ٹائم ابھی آپ کے لیڈرز کی سماعت بھی ہے کل تک کے لیے جو ملتوی کی گئی ہے ضمانت کے حوالے سے، 27 کو بھی ہے، اینڈ آف کورس اے لاٹ آف ادر سرکمسٹانسز جو کہ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے نادیہ، ڈاکٹر نشین اتنی اچھی ہیں، اتنی سافٹ سپوکن ہیں، اتنی ماشاءاللہ میچور ہیں کہ آج کا یہ جو اچھا ماحول تھا، میں تو سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے، لیکن انہوں نے سارا کریڈٹ اپوزیشن کو دے دیا ہے۔ اچھا، تو یہ کہ یہ کریڈٹ جو ہے اپوزیشن، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن نے ریئلائز کیا ہے۔ ریئلائز تو میرا خیال ہے ریئلائزیشن تو دونوں طرف ہے، کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس ایوان کا تقدس، اس کا وقار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح بیہیو کریں۔ 22 کروڑ عوام کی نظریں ہیں اس ایوان پہ، جو ان کا منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اور اگر یہاں پہ یہی سلسلہ جاری رہے، ایک دوسرے کو بولنے نہ دیا جائے اور ہلڑ بازی رہے، تو پھر پورا سسٹم جو ہے، جمہوری نظام جو ہے پورا، وہ خطرے میں پڑے گا۔ اچھا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا احساس جو ہے وہ دونوں طرف ہے، اور بیٹر سینس ہیز پریویلڈ۔ بیٹر سینس، آپ کو یہ لگتا ہے؟ رضا، یہ اتنا سویٹ آج جیسے چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، نوشین صاحبہ نے بھی کہا کہ اپوزیشن نے بھی ریئلائز کر لیا اور ہم بھی ویسے ہی، ظاہر ہے وی آر گوئنگ ٹو ریسیپروکیٹ، یہ اتنی سمپل بات آپ کو لگتی ہے؟ مجھ سے ہضم واقعی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ جمہوری نظام ہو، ایوان کا تقدس ہو، یا ہماری روایات ہوں، it took them 10 to 11 months to realize both of them. دیکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ آج کی تقریر کا سائن جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کی حیرانگی، ہمیں بھی حیرانگی ہوئی ہے۔ بات یہ کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام طور پہ جمہوریت اور جمہوری اقدار کا حصہ ہوتی ہیں، کہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اپوزیشن اس کے اوپر اپنی رائے دیتی ہے، تنقید بھی کرتی ہے، مگر پچھلے 2 دن میں تو اپوزیشن لیڈر کو موقع نہ ملا بات کرنے کا۔ تو اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ایک نارمل چیز بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی آپس میں ان کا کوئی میثاق معیشت یا میثاق جمہوریت ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ بجٹ کو پاس کرنا ہے، اور فائنینشیل ایئر جو ہے وہ اس مہینے کے آخر کے فوراً بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو ریپ اپ کرنا ہے، اور حکومت کا جو کاروبار ہے وہ چلنا ہے۔ اس کے لیے میرے خیال سے حکومت کو بھی، جو مشیران ہیں عمران صاحب کے دیگر، انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ بھئی یہ کام چلوانا ہے، آپ ایک حد تک ہی جائیں، اس سے آگے نہ جائیں۔ اپوزیشن کو بھی یہ خیال آیا ہوگا، کیونکہ دیکھیے اپوزیشن شور جو بھی مچائے، اپوزیشن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ہلا سکے یا کچھ نقصان پہنچا سکے، کیونکہ حالات اتنے عجیب و غریب ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اگر تحریک چلاتی ہے تو اس کے پاس بھی اس کی وہ نہیں ہے، اس وقت تیاری نہیں ہے، اور ایوان کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پوزیشن جو ہے فی الحال تا وقت تو بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ایک سمپل میجورٹی ہے۔ تو بات یہاں پر یہ سوچنے کی ہے، اس سے بڑی بات جو ہے، اس بجٹ سے بڑی اور ایوان کی کارروائی سے بڑی بات یہ کہ آخر یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، ان کو ملک کا جو انٹرسٹ ہے، 21 کروڑ عوام کی جو ویلفیئر اور بہبود ہے، اس کا بھی سوچنا ہوگا کہ ان کے آپس کی جو ذاتی لڑائیاں اور جھگڑے وہ کب تک چلیں گے، اور کب تک لوگ اس سے سفر کریں گے، کیونکہ اب ہم ایک بہت ہی نازک مرحلے میں ہیں معیشت کے حوالے سے، اور یہ بجٹ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے، جس طرح کے ٹیکسز ہیں اور جو دیگر اس میں پالیسیز آئی ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ یہ مل جل کے اس گاڑی کو آگے چلایا جائے، نہیں تو یہ کریش کر جائے گی۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ مل جل کر چلایا جائے گاڑی کو۔ نوشین صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ آج آپ کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ان کی اپنی جو مجلس شورا ہے، اس میں بھی انہوں نے ملین مارچ کے حوالے سے، اور ایون یہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں، اس پر انہوں نے مشاورت بھی کی ہے۔ اپوزیشن کا بھی آپ کو علم ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مولانا کی سربراہی میں متحد ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے بجٹ تو پاس ہو جائے گا، یو ہیو دا نمبرز، اور جیسے رضا بھی کہہ رہے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر اپوزیشن یہ متحد ہو رہی ہے مولانا صاحب کے انڈر، ڈو یو تھنک کہ کسی صورت آپ کی گورنمنٹ کو
ان سے خطرہ ہے؟ خطرہ ان دا سینس کوئی گورنمنٹ جانے کی بات میں نہیں کر رہی، لیکن ایک نیوسنس ویلیو تو ہوتی ہے نا، جب اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو بڑی چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں، اور یہ نون لیگ زیادہ جانتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کین لیڈ ٹو اے لاٹ آف کیوس. جی دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر دور میں اس قسم کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں کہ جوائنٹ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن، ان یہ سارے اکٹھے ہوتے رہے ہیں، مگر اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہیں میں بالکل نہیں سمجھتی کہ یہ تمام پارٹیز اگر مل بھی جائیں تو وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہو سکیں گی. اس وقت بالکل بھی اس قسم کا کوئی سین نہیں ہے. یہ لوگ اپنی اے پی سی کر لیں آپس میں جو انہوں نے مشورے کرنے ہیں، مگر ایکچولی دیٹ از ناٹ انف. ان لوگوں کو پبلک کو موٹیویٹ کرنا ہے، پبلک کو سڑکوں پہ لانا ہے، جس میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بالکل بھی کامیابی نہیں ہوگی. اس وقت عوام جو ہے وہ بالکل اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کسی احتجاجی تحریک کا حصہ بنے، اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ ان اپوزیشن پارٹیز کے پاس اس وقت اتنی سپورٹ ہے کہ وہ بڑے نمبرز میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لا سکیں. اچھا، موبلائز کرنے میں آج یہ سوال مریم نواز صاحبہ سے بھی پوچھا گیا تھا، نثار چیمہ صاحب، کہ اتنے لوگ ہیں نہیں کہ جو سڑکوں پر آئیں گے، تو آپ کس قسم کے پروٹیسٹ یا تحریک کیسے چلائیں گے؟ یہ سوال جس پہ جی جو حکومت بھی کہہ رہی ہے. اور کیا، اور دوسری چیز میں ایڈ کر دیجیے گا، جو بجٹ تجاویز اپوزیشن ہمیشہ دیتی ہے اس میں سے کئی ایسی ہوتی ہیں جو حکومتیں ہمیشہ، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، آپ کی بھی حکومت ہو، لیتی ہیں. اگر یہ چیزیں وہ شامل کر لیں جو آپ لوگ پروپوز کر رہے ہیں، فام و تفہیم سے ہو جائیں، تب بھی آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے کیا؟ نہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے نادیہ، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت میں ڈاکٹر نشین سے بہت ادب احترام کے ساتھ اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. اس وقت عوام جو ہیں وہ تو بالکل سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. پوری قوم جو مہنگائی کے بم اس حکومت نے گرائے ہیں پچھلے 10 مہینے میں. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، نون لیگ کی رائے نہیں ہے؟ نہیں، نون لیگ کی رائے بھی ہے. میں ذاتی رائے تو دوسری طرف جو آپ نے کہا نا کہ اگر وہ آپ کی تجاویز مان لے، اس کی طرف میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں 10 مہینے میں ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے، گیس کی، بجلی کی، پیٹرول کی، ہر چیز کی قیمت. ڈالر دیکھیں کہاں چلا گیا ہے، اور اس کی اڑان جو ہے وہ رکنے میں آ ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے. اب عوام کا صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا ہے. غریب آدمی ایک طرف، متوسط طبقے کا آدمی جو ہے اس کے لیے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ممکن نہیں رہا. عوام تو سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے، کال کے منتظر ہیں. عوام خود سراپا احتجاج ہیں، اور اپوزیشن کی عادت کو عوام کا بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا. بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے جو ہے آپ نے پوچھی، ذاتی رائے میری یہ ہے کہ اگر ہماری تجاویز حکومت یہ مان لے کہ اگر یہ اشیاء صرف کی قیمتیں اس لیول پہ لے آئے جو مسلم لیگ نون کے دور میں تھی، ٹھیک ہے، یعنی گیس کی، بجلی کی، پیٹرول کی، اور ڈالر اس سطح پہ آ جائے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ ہے کہ بجٹ پاس کرنے میں حکومت کا بالکل ساتھ دیں گے. اچھا، ڈالر اس سطح پر کیسے آئے گا؟ ڈالر کے حوالے سے تو اتنا کچھ بتایا گیا کہ ہاؤ یو ہیڈ. اگر نادیہ جی اگر ہم نے 4-5 سال تک سٹیبل رکھا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے رکھا، تو یہ بھی کر کے دکھا دیتے. یہ کیوں نہیں کر سکے؟ بات یہ قیمتیں اگر ہم نے سٹیبل رکھی 4-5 سال تک. اب یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے، دیکھیں کہ یعنی کاش کہ ان کی کیبنٹ میں ڈاکٹر نوشین جیسے وزراء ہوتے، کوئی اچھے مشورے دیتے. یہ ان جیسے لوگوں سے مشورے نہیں لیتے، یہ آئی ایم ایف سے مشورے لیتے. اچھا چلیں، آپ یہ ان کا بنایا ہوا بجٹ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر تجاویز آپ کی ذاتی رائے میں شامل کر لی گئی جس میں ڈالر کو بھی اس قیمت پہ واپس لانا ہے جو ڈار صاحب نے رکھا تھا، تو پھر آپ لوگ شاید احتجاج نہ کریں. رضا، یہ جو احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس میں مومنٹم ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب لکس ویری سیریس اباؤٹ اٹ. ان کا ایک اپنا ایجنڈا بھی ہوگا یقیناً، اور ان تمام جماعتوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، مطلب ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے پارٹی کا، آئی وڈ سے. سو ڈو یو ریئلی تھنک مولانا صاحب از گوئنگ ٹو اسپن اٹ اراؤنڈ ویری سون؟ دیکھیے، مولانا صاحب تو پہلے دن سے جب سے الیکشن ہوئے تھے اس کے فوراً بعد سے وہ تو یہ کہتے رہے ہیں اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو کہ چلیے تحریک چلاتے ہیں کیونکہ اب بہت ہو گیا ہے اور وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ. ایک تو وجہ یہ کہ مولانا صاحب ہیز نتھنگ ٹو لوز، نہ تو ان کا کوئی صوبائی حکومت میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی حصہ ہے جو چلا جائے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ ان کی ٹھنی بھی ہوئی ہے. کے پی میں یہ ہوا ہے کہ بہت ساری، دیکھیے کے پی میں پی ٹی آئی کا جو ایک بڑا کارنامہ جو پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں بالکل، اور وہ ہے بھی، کہ انہوں نے جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا بھی جو ووٹ بینک تھا روایتی طور پر، اس کو بھی ضم کر لیا ہے. اب پچھلے الیکشن میں ان دونوں پارٹیز کی پرفارمنس بہت پور رہی، تو ایک یہ سیاسی جو ہے یہ والا چکر بھی ہے.
मगर जहां तक सवाल है पीपीपी का और पीएमएलएन का, तो वहां मामला मुख्तलिफ है। पीपीपी का की गवर्नमेंट है सिंध में, सही। अगर ये मोमेंटम ज्यादा बनता है तो सिंध की हुकूमत जो है, जहां पे आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पे गवर्नर राज भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही। और पीएमएलएन का जहां तक वाकया है, उधर नवाज शरीफ साहब तो जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे जेल में हैं, और मरियम बीबी जो हैं वो बेल पर हैं। सही। तो ये एक बड़ी यूं समझिए नाजुक सूरत हाल है कि अगर ये एजिटेशन का कोई तरीकाकार होता है तो फिर जो ये मरियम की बेल भी कैंसिल हो सकती है, शहबाज साहब दोबारा नैब की कस्टडी में जा सकते हैं। तो ये इस तरह के जो है ये कैरेट्स, वो स्टिक्स रखी हुई हैं, गवर्नमेंट के पास कार्ड्स हैं। मगर अगर ये ऑपोजिशन पार्टियां एहतजाज नहीं करती तो, और यहाँ अगर वो अपनी यूनिटी दिखाकर, क्योंकि देखिए वो एक मुहावरा होता है कि पावर जो होती है ना, वो ही पावर का इलाज या उसको काटती है। तो अगर ये मैदान में, सियासत के मैदान में, सड़कों में या पार्लियामेंट में अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते और टफ टाइम नहीं देते, तो फिर जो ये आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि इनके नहीं, जो तो फिर कारकुन हैं, वो भी मायूस हो जाएंगे। तो फिर ये ऑपोजिशन का सबसे बड़ा यू टर्न होगा, जो कि जो खुद क्रिटिसाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ऑन इट्स यू टर्न। जी देखिए, यू टर्न तो आपको पता ना, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर अब कह चुके हैं कि वो तो लीडरशिप की एक साइन होता है, इसलिए सबको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये कि ये सियासत में सब कुछ होता है नादिया, सियासत में कोई ये जो हम बातें करते हैं ना, उसूल और नजरिया और ये वो, सियासत है पावर को अचीव करने का और पावर को एक्सरसाइज करने का और पावर को वील्ड करने का एक तरीका। उसके लिए सियासतदान और पार्टियां सब कुछ करती है। इमरान खान साहब ने भी ऐसे ऐसे लोगों को लिया, एक्सेप्ट किया अपनी पार्टी में, जिनको वो पहले कुछ और कहते रहे। नहीं, और अब वजारतें दे रहे हैं ना अभी, इसलिए देखिए एमक्यूएम को देख लें, आप वजारत मिल जाएगी एक और। तो दिस इज अगेन उसी तरह की सियासत जो कि हम पहले माजी में देखते आए हैं। जी, तो मैंने आपसे अर्ज की ना कि इसमें ये चीजें नहीं होती, लेकिन अभी ऑपोजिशन की मजबूरी होगी कि किसी ना किसी सतह के ऊपर उनको एहतजाज जो है वो करना होगा, नहीं तो ये फिर ऑलरेडी जो उनके ऊपर ये प्रेशर है इस वक्त केसेस का, नैब का, जेलों का, ये बढ़ता जाएगा। अच्छा। और इनके कारकुन मायूस हो जाएंगे, और फिर शायद हुकूमत की ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो मोबिलाइज कर सके अपने कारकुनान को सड़कों पर, फिर उसमें भी किसी हद तक हम अग्री करने में मजबूर हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इब्तिदा में रजा ने कही कि लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस को बालाए ताक रखकर मुल्क को चलना होगा, क्योंकि मुआशी फ्रंट पर जिस किस्म के हालात हैं उसमें दोनों ने, हुकूमत और अपोजिशन ने, साथ मिलकर इस गाड़ी को चलाना है। एहतजाज की सूरत में इस गाड़ी को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है, इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ नौशीन हामिद साहिबा, निसार चीमा साहब और रजा रूमी साहब तशरीफ फरमा है। बात हो रही है इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के हवाले से। डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने कहा कि रजा रूमी कह रहे हैं ना कि मईशत जिस डगर पर है उसमें इस मतलब चीज़ों को चलाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिशन मुत्तहद होकर वाकई जो है एक टफ किस्म का प्रेशर क्रिएट करती है, आप लोगों की परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ेगा? बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, एक एमनेस्टी स्कीम जो एक्सपायर हो जाएगी, फिर इतना रेवेन्यू टारगेट जो आपने दिया है 5,500 अरब का, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अब आपकी परफॉर्मेंस को गेज करेंगे अंटिल द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। जी देखिए, ये बात तो मेरा ख्याल है हर कोई समझता है कि इकोनॉमी जो है ना वो एक दिन में खराब होती है और ना वो एक दिन में दुरुस्त होती है। ये सालों का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर इकोनॉमी जो है वो ग्रेजुअली नीचे आती है और फिर सालों का ही टाइम पीरियड चाहिए होता है उसको दोबारा रिवाइव करने में। तो मैं समझती हूँ कि बड़े हार्ड डिसीजंस पीटीआई गवर्नमेंट को इस वक्त लेने पड़े हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, मगर ये राइट डायरेक्शन के डिसीजंस हैं। और इसके अंदर मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन में भी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट भी हैं और बहुत समझ बूझ वाले लोग भी हैं। तो उनको इस सिचुएशन को समझ के गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अंदर जो है मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा टाइम जो गवर्नमेंट को 2 इयर्स का, जो खान साहब बार बार कहते हैं कि 2 इयर्स का टाइम हमें चाहिए और उसके बाद आपको विजिबल पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो इसके नजर आएंगे। अच्छा। तो मगर ये कि ऑपोजिशन का काम होता है कि उसने अपोज करना है उसने पॉलिसीज में, और वो अगर ऑपोजिशन जो है वो अगर पॉजिटिव हो और वो कोई उसमें काबिल अमल तजावीज हो तो मेरा ख्याल है वो हुकूमत को फायदा
फायदा देती हैं। मगर इस वक्त अगर आपने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है और गवर्नमेंट को फेल कराने की कोशिशें करनी है, तो मैं समझती हूँ कि इसके अंदर ऑपोजिशन कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि डे बाय डे जो है अब गवर्नमेंट जो है वो अपनी ग्रिप लेती जा रही है। अच्छा। और जो डिफरेंट पॉलिसीज और जो डिफरेंट हमारे सामने आ रही हैं, उससे जो है वो हालात दिन ब दिन बेहतर होंगे। और इस वक्त अवाम के बारे में भी मैं आपको ये कहूँ कि वो अभी इमरान खान साहब को टाइम देने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि वो इनको, चूंकि उन्होंने पिछली गवर्नमेंट्स को भी देखा है। अच्छा, और ये जो महंगाई और इस किस्म की चीजें, ओके, लेकिन जो आप बात कह रही है, एक सवाल का जवाब देते हैं, बिकॉज ये लास्ट सेगमेंट है, वेरी लिटिल टाइम। एहतजाज अगर सड़कों पर ये ऑपोजिशन मिलकर करेगी तो उससे आप लोगों की परफॉर्मेंस पे किसी किस्म का कोई फर्क आ सकता है? नहीं जी, बिल्कुल भी किसी किस्म का जी बिल्कुल। चीमा साहब, ऑपोजिशन अपोज करती है लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे पीटीआई जब ऑपोजिशन में थी वो एक पॉजिटिव किस्म की ऑपोजिशन करती थी। जी हाँ जी नादिया, बिल्कुल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट ये नुक्ता है। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि रजा साहब ने बड़ी एक अहम बात की है। हाँ। रजा साहब ने फरमाया है कि अगर ये एहतजाज बढ़ता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब की बेल कैंसिल हो सकती है, वो भी अंदर हो सकते हैं, और मरियम नवाज की भी बेल कैंसिल हो सकती है। गवर्नमेंट ने कई पत्ते अपने हाथ में रखे हुए हैं। अंदाजा फरमा ले, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी ये है कि बेल कैंसिल करना ना करना ये सारा हुकूमत के इख्तियार में है। यानी क्या हम तो समझते थे और हम कहते रहे कि नैब और हुकूमत का जो है वो अलायंस है, इन्होंने अदालतों के साथ बना दिया है। हम ये है कि ये जो है अदालतों के ऊपर हम इस तरह का, मैं समझता हूँ कि हमें एतमाद है, हमें यकीन है कि अदालतों के साथ इनका गांठजोड़ नहीं है। नैब के साथ है, अदालतों के साथ नहीं है। अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा क्योंकि हमारे दामन साफ है, हमारा हाथ साफ है। दूसरी बात जो है वो देखें नादिया, बात यह है कि इमरान खान साहब ने हमेशा अपोज किए ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन को, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीब आवाम पे उसका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इन्होंने जितने टैक्सेशन की है, जितने टैक्सेस नए लगाए हैं, उनमें 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इन्होंने 39% का इजाफा किया है। डायरेक्ट टैक्सेस जो उनमें 25% का है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में 39%। ये जो बजट पर बहस है, ये सारा बोझ जो है गरीब आदमी पे होगा, गरीब आदमी पे। अच्छा, ये और उसका तो जीना पहले ही दोबर हो गया, मुश्किल हो गया है। अच्छा, जरा ये लास्ट कमेंट चीमा साहब, ये तो अब आप लोगों को है ऊपर है, ऑपोजिशन में किस तरह से हुकूमत को राजी कराती है, ऐवान में या ऐवान से बाहर, जैसे भी आप लोग प्लान कर रहे हैं टू ब्रिंग डाउन दोस टैक्सेस, अगर आप समझते हैं कि इससे ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। हमने तो आज भी ऑफर किया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने के लिए, उस पर बैठ के बात करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, मुल्क और कौम के मफाद में कोई बस यही तो कहीं वो एनआरओ वाले अल्फाबेट्स ना आ जाए। लेकिन रजा, लास्ट मिनट है, आई जस्ट वांट यू टू कमेंट ऑन दिस। क्या आप समझते हैं कि देखिए ठीक है, बजट बिल्कुल वो आराम से पास करा लेगा, लेकिन फॉल्ट लाइंस तो एक्सपोज हो रही हैं। एमक्यूएम को आपको सडनली इंपॉर्टेंट बनाना, अब वो आपको ये भी पता है कि जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी उन्होंने भी साइन किया है, बिलावल भी अब उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी ट्वीट्स में। सो फॉल्ट लाइंस तो एक्सपोज होती हैं, हुकूमत को विद इन पता है कि कितनी सपोर्ट उनके पास है और कितनी नहीं। देखिए, फॉल्ट लाइंस तो बहुत सारी हैं। एक आपने उसकी निशानदेही कर दी, जो छोटे पार्टनर इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो पहले पीपीपी की जब कोलिशन थी उनको भी वो तंग करते थे, और अब ये ऐसा ही होता है, कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होती है। सही। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल है जी। और वो बड़ा सवाल जो है वो ये है कि ये जो बजट में जो टैक्सेस का टारगेट डाला गया है, ये किस तरह से अवाम को, छोटे बिजनेस को, मीडियम साइज बिजनेस को अफेक्ट करेगा। सही। और वो किस हद तक, क्योंकि देखिए ना, ऑपोजिशन तो अभी ना वो उसमें उस तरह का इत्तेहाद दिखाई दे रहा है, ना वो तैयारी है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि लोग जो हैं या ताजिर हैं या दीगर जो तबकात हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ रिएक्शन तो पंजाब के बजट के हवाले से आना शुरू भी हो गया है, और ये मैं आपको बताते चलूं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। रजा, इस पे हम एक तफसील से ये नशिश जरूर रख सकते हैं, बिकॉज़ आखिरी पॉइंट है। जी जी जी, आखिरी पॉइंट ये है कि ये सारी जो गुफ्तगू हो रही थी, देखिए, जब तक ये सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ये मईशत जो है नहीं संभलेगी। इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए इमरान खान साहब का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें, उसके लिए जो भी कुछ करना हो वो करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस खुद भी देखनी होगी, फॉल्ट लाइन एक्सपोज होने में टाइम नहीं लगता। 30 को एमनेस्टी स्कीम भी एक्सपायर हो रही है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपील की है। देखना यह है कितने लोग इससे फायदा उठाते हैं, एंड ऑफ कोर्स सो ऑन, नॉट फॉरगेटिंग 5,500 अरब का टारगेट भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।